नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की लिंक्ड बीमा योजना के बारे में। क्या है इसके नियम है और क्या इसमें बदलाव किया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऐसे कई मामले देखे हैं जिनमें मृत सदस्यों के कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना दावों के निपटान में लाभार्थियों को अपेक्षाकृत कम पैसा मिलता है। और ये अनिवार्य है कि विशेष रूप से ईडीएलआई मामलों में जहां मृत सदस्यों के लाभार्थियों को देय राशि 2.5 लाख रुपये के न्यूनतम आश्वासन लाभ से कम है, वहाँ एमआईईएस से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सदस्यों द्वारा विभिन्न एमआईडी के तहत प्रदान की गई सेवा यदि कोई हो तो देय लाभ की गणना के स्थानांतरित कर दिया जाए और ध्यान में रखा जाए। और 25 नवंबर 2023 को ये ईपीएफओ के परिपत्र में कहा गया था कि 2.5 लाख से अगर किसी के रुपए न्यूनतम कम हो तो उसको एमआईडी के तहत यह प्रदान की गई सेवा, और अगर वो लाभ के लिए हो तो उनको वो सेवा उनकी जो या पैसे उनके जो उनको स्थानांतरित कर दिए जाएं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं कि एकाधिक ईपीएफ खाते जुड़े हुए हैं। कई मृत सदस्यों के पास उनके व्यक्तिगत यूएनएस से कई पीएफ आईडी जुड़े हुए थे। 25 नवंबर 2023 के ईपीएफओ अधिसूचना के अनुसार मृत्यु दावों के निपटान के आंकड़ों का विश्लेषण करते समय यह देखा गया कि कई मामलों में मृत सदस्यों के पास उनके संबंधित यूएनएन से जुड़े कई पीएफ आईडीज थे। ये मृत्यु दावे के निपटान से पहले एमआईएस से मृत सदस्य की पिछली सदस्यता का सत्यापन एक शर्त बनता है। क्योंकि ये सुविधा पीओ इंटरफेस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं है, यदि एमआईएस से ये मैन्युअल सत्यापन नहीं किया जाता तो इच्छित लाभार्थी को मिलने वाले लाभ का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे इस संबंध में आपका ध्यान सदस्य की मृत्यु के बाद खाते के हस्तांतरण की प्रक्रिया से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया मैनुअल भाग सेकंड ए और सेकंड बी के पृष्ठ संख्या 179 पर आकर्षित किया जाता है, जो कि इस प्रकार निर्धारित है कि जहां स्थानांतरण आवेदन जमा न करने या किसी अन्य कारण से सदस्य के जीवन काल के दौरान भविष्य निधि खाता हस्तांतरित नहीं किया गया है, यदि पूर्व भविष्य निधि सदस्यता के बारे में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्ता के ध्यान में लाया जाता है या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्ता हस्तांतरण आवेदन के लिए आग्रह किए बिना अन्य किसी क्षेत्रीय कार्यालय उप कार्यालयों में खाता हस्तांतरित करने की व्यवस्था कर सकता है और मृत सदस्य के खाते का निपटान कर सकता है। यानी कि अपने खाते के बारे में मृत सदस्य किसको लेकर उसके बारे में बता के गया, उसको उसके खाते के पैसे स्थानांतरण कर दिए जाते हैं। संशोधित ईडीएलआई योजना के अनुसार ईडीएलआई पुरस्कारों का निर्धारण करते समय 2 अलग अलग उद्यमों के साथ प्रदान की गई लगातार 12 महीने की सेवाओं का भी ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि यह तभी संभव होगा जब मृत कर्मचारी की पूर्व सदस्यता को वर्तमान पीएफ खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि अधिसूचना के अनुसार ईडीएलआई योजना में इस संशोधन के कारण यानी कि जैन को वर्तमान पीएफ खाते में के तहत पिछली सदस्यता का सत्यापन, फैलिंगिंग और विलय सुनिश्चित करना और भी महत्वपूर्ण हो गया ताकि मृत कर्मचारियों का परिवार इससे वंचित न रहे। और ईडीएलआई संशोधन के अनुसार पात्र ईडीएलआई लाभ निर्धारित है। अब देखिए कि अब हम बात करते हैं, जो हमारे सामने ईडीएलआई शब्द बार बार आ रहा था कि इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है। तो एफओ निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों को ईडीएलआई योजना प्रदान करता है। यह प्रणाली ईएफ और कर्मचारी पेंशन योजना के साथ मिलकर काम करती है और लाभ की राशि कर्मचारियों के अंतिम आहरित वेतन से निर्धारित होती है। अब देखिए हम बात करते हैं कि ईडीएलआई योजना की प्रमुख 5 विशेषताएं क्या क्या है। जैसे सेवा के दौरान मरने वाले ईपीएफ सदस्य के नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को अधिकतम 7 लाख रुपए सुनिश्चित लाभ दिया जाएगा। ईडीएलआई योजना 1976 के न्यूनतम गारंटी लाभ 2.5 लाख रुपए है यदि मृत अपनी मृत्यु से पहले 12 महीने तक लगातार रोजगार में रहा है। ईपीएफओ सदस्यों को प्रदान किया जाने वाले यह जीवन बीमा लाभ ईपीएफ या पीएफ खाताधारकों को बिना किसी लागत के प्रदान किया जाता है और नियोक्ता का योगदान 15,000 रुपये तक मासिक वेतन का 0.5% तक सीमित है और कर्मचारी योगदान अस्तित्वहीन है। यानी कि पीएफ सदस्य स्वचालित रूप से ईडीएलआई योजना में नामांकित हो जाता है
लाभ सीधे कानूनी उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा किया जाता है। यानी कि जब आप ईपीएस योजना के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपना कोई एक उत्तराधिकारी या कोई एक नामित सदस्य का नाम लिखते हैं कि आपके बाद में ये पैसे किसको दिए जाए, तो ये पैसे उसको दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने कोई नाम नहीं लिखा है तो ये उसको डायरेक्ट दिए जाते हैं जो आपका कानूनी तौर से उत्तराधिकारी है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।